हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लाए हैं आपके लिए बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का पांचवा सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स का यूनिट 2, जिसका नाम है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। तो लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी कैलकुलस के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट फंक्शन की बिहेवियर को समझाने के लिए यूज होते हैं। जब फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास जाता है तो कैसा बिहेव करेगा, ये सारी चीजें लिमिट के द्वारा हम लोग पता करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सबसे पहले समझते हैं कि लिमिट क्या होता है। लिमिट का मतलब होता है जब x यानी कि किसी फंक्शन में x किसी पार्टिकुलर वैल्यू के करीब जाता है तो फंक्शन का वैल्यू किस वैल्यू के करीब पहुंचेगा, ये सारी चीजें लिमिट से जरिए पता चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज देना चाहूंगा कि फंक्शन हमने इसी प्रोग्रामिंग में पढ़ा था क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि किसी स्पेसिफिक टास्क या टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते थे। जैसे हमने सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शन के बारे में पढ़ा है। जहाँ प्रिंटफ फंक्शन का यूज हम करते थे कोई भी टेक्स्ट को कंसोल विंडो पे डिस्प्ले करने के लिए, यानी कि प्रिंट करने के लिए। और स्कैनफ फंक्शन का यूज हम करते थे कोई भी वैल्यू को इनपुट करने के लिए। यूजर द्वारा जो वैल्यू इनपुट होती है उसे हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करते थे स्कैनफ फंक्शन का यूज करके। तो मतलब यही है कि जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। जैसे प्रिंटफ फंक्शन स्कैनफ फंक्शन का काम नहीं कर सकता, और स्कैनफ फंक्शन कोई भी नंबर या टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ यही है कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन बनाए जाते हैं। वैसे ही मैथ में भी वैसे ही फंक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो एक सिंपल सा फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन में हम x की वैल्यू कुछ देते हैं तो उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। मान लीजिए हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 देते हैं इस फंक्शन में, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और हमें रिटर्न करेगा 4। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली बस 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है जो भी नंबर हमारे इस फंक्शन को हम दे रहे हैं। मान लीजिए हम 3 इसको देते हैं अब, तो 3 जब हम इस फंक्शन को देंगे तो ये क्या कर देगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई करके हमें 6 रिटर्न कर देगा। तो ये एक सिंपल फंक्शन है जो जो डबल कर दे रहा है कोई भी वैल्यू को। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल फंक्शन का एक ठो। चलिए एक और फंक्शन लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये भी एक सिंपल फंक्शन है। अब इसमें देखिए जो भी वैल्यू जाती है उसका ये स्क्वायर करके रिटर्न कर देता है। मान लीजिए हम इसमें 2 डालते हैं इस फंक्शन में तो ये रिटर्न करेगा इसका स्क्वायर करके, यानी कि 4। जब 3 इस फंक्शन में हम देते हैं तो क्या रिटर्न करता है, 3 का स्क्वायर कर देगा तो 9 रिटर्न हो जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली ये फंक्शन ये फंक्शन का जनरल डिफिनेशन है। और कैसे वर्क करता है ये हमने समझा। तो देखिए लिमिट एट ए पॉइंट क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। अ लिमिट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का। दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन, जो कि फंक्शन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है एज द इनपुट अप्रोचेस अ पार्टिकुलर वैल्यू। यानी कि इनपुट में हम जो फंक्शन में दे रहे थे वो वैल्यू, वो मान लीजिए किसी पार्टिकुलर वैल्यू को की तरफ बढ़ता है तो जो फंक्शन जो रिटर्न कर रहा था उसकी वैल्यू किस पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच होगी, यही चीजें हम देख रहे थे इसमें। जैसे आप मान लीजिए x की जब वैल्यू हम 0 देंगे तो ये चलिए नंबर लाइन से समझते हैं। ये हम लोग इनपुट दे रहे हैं फंक्शन में और ये आउटपुट आ रहा है। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन तो आप जानते ही होंगे, ऐसे दिखती है कुछ। ये 0 है, ओरिजिन है। अब इनपुट में हम 0 जब देते हैं तो देखिए आउटपुट में भी 0 आ जाता है ऐसे। यहाँ पे जब 0 दे रहे हैं तब यहाँ पे आ रहा है वैल्यू। अब मान लीजिए हम इनपुट में 1 दे रहे हैं। यहाँ पे जब 1 देंगे इनपुट में, ये इनपुट है, यहाँ पे हम 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पे अब 2 पे आउटपुट आएगा जब 1 देंगे हम। अब इनपुट में हम यहाँ पे देखिए इनपुट 2 कर रहे हैं, तो इस फंक्शन में इनपुट जब 2 कर रहे हैं तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, हमें 4 आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो लिमिट हमें यही बताता है कि जब किसी फंक्शन में जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जब हम इनपुट को अप्रोच करते हैं तो फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है, वो किस पार्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करता है। यहाँ पर देखिए जब हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं इनपुट में तो आउटपुट 4 की तरफ बढ़ रहा है। जब हम 3 की तरफ बढ़ेंगे इनपुट में तो आउटपुट हमारा 6 की तरफ बढ़ेगा। तो लिमिट का यही सिंपल सा मतलब है, that describe the behavior of a function as input approaches a particular value। यानी particular value की तरफ जब इनपुट अप्रोच करता है तो फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, यही हमें पता चलता है लिमिट से। डेफिनेशन देखिए यहाँ पे,
fx, let fx be a function and c be the point in the domain of fx. The limit of fx is x approaches c is the value L that fx approaches as x gets closer to c. तो सबसे पहली लाइन समझते हैं. लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन. तो हमने यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स लेट कर लिया, एक फंक्शन है. एंड सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन. तो इसका मतलब क्या है? सी बी द पॉइंट इन द डोमेन. तो डोमेन का मतलब क्या होता है? कोई भी फंक्शन जो होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है या फिर स्कोप कह सकते हैं, वो उस उतने ही नंबर में काम कर सकता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर एक और एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का सिंपल सा. जैसे यहाँ पे एक फंक्शन देखिए, ये है एफ एक्स इक्वल टू 1/x. तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है? कोई भी नंबर हम देते हैं तो उसका रेसिप्रोकल रिटर्न कर देता है. कोई भी रियल नंबर देंगे तो ये उसका रेसिप्रोकल रिटर्न कर देगा. लेकिन देखिए इसकी लिमिटेशन क्या है? जब हम x की वैल्यू 0 दे देते हैं, देखिए यहाँ पे 0 देख के देखिए क्या हो जाएगा. तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, यानी कि अनडिफाइन हो जाएगा इस सिचुएशन में. तो इसका मतलब ये है कि ये 0 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि 0 पे ये काम नहीं करेगा फंक्शन. तो इसका स्कोप 0 से नहीं होगा, यानी कि 0 से लेस देन रहेगा और 0 से ग्रेटर रहेगा, 0 तक नहीं रहेगा. यानी कि इसके डोमेन में 0 नहीं आएगा. इसका सिंपल सा मतलब यही है. तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि ये जो हमने सी लेट किया है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि उस फंक्शन के डोमेन के अंदर आ रहा है. तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है. लेट एफ एक्स बी द फंक्शन एंड सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स. यानी कि जितने भी फंक्शन होते हैं उनके कुछ डोमेन होते हैं, यानी कि जिस रेंज में वो काम कर सकते हैं, उसके अंदर ही ये सी पॉइंट है. और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, देखिए. द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस सी इज द वैल्यू एल दैट एफ एक्स अप्रोचेस एज गेट क्लोजर टू सी. तो लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या होगा? एज एक्स अप्रोचेस सी, यानी कि एक्स की वैल्यू सी की तरफ अप्रोच करेगी. यानी कि यहाँ पे जो एक्स है वो जो उसके अंडर उस फंक्शन की डोमेन के अंदर जो ये पॉइंट है सी, उसकी तरफ जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, इज द वैल्यू एल दैट एफ एक्स अप्रोचेस एज एक्स गेट क्लोजर टू सी. तो यानी कि सी की तरफ जब बढ़ेगी एक्स की वैल्यू, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स मतलब इस फंक्शन की लिमिट एल हो जाएगी. वही बात कही जा रही है यहाँ पे, देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू c, यानी कि जब x की वैल्यू c की तरफ बढ़ रही है तो उस इंटायर फंक्शन की वैल्यू l की तरफ आ रही है. यही बात है सिंपल सी. अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखिए. fx डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी डिफाइंड एट c. यानी कि fx जरूरी नहीं है कि वो डिफाइन हो c के लिए ही, बट द फंक्शन शुड गेट आर्बिट्ररली क्लोज टू l एज x गेट क्लोज टू c. और फंक्शन एल की तरफ करीब होगा जब एक्स सी की तरफ पहुंचेगा. इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, इसको टेंड्स टू सी बोलते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू सी के करीब है, तरफ पहुंच रही है, इसलिए टेंड्स बोलते हैं. तो इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल, it means that for every small epsilon is greater than 0, there exists and delta greater than 0, such that for all x satisfying x minus c is less than delta, comma fx minus l is less than epsilon. तो यही बात कही जा रही है कि इसका मतलब यही है कि एप्सिलॉन जो होगा और एग्जिस्ट करेगा डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 के लिए, सच दैट ऑल एक्स सेटिस्फाई, और ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. चलिए एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा. तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है 3x+1. तो 3x+1 फंक्शन है, इसमें हम वैल्यू क्या दे रहे हैं? 2. यानी x की 2 की x जब 2 होगा तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? देखिए इस फंक्शन में जब x 2 जो वैल्यू है उस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? इसको 2 डायरेक्टली आप इसके अंदर रख सकते हैं. तो 3 इंटू 2 हो जाएगा +1, तो ये रिटर्न कर देगा 7. यहाँ पे देख सकते हैं 7 है. तो यहाँ पे बात क्या आ रही है सामने? एज x टेंड्स टू 2, यानी x जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन अप्रोच 7, यानी कि फंक्शन तब अप्रोच कर रहा है 7 को. यही सिंपल सी बात है लिमिट्स की एट अ पॉइंट. अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट देख लेते हैं हम. There are several important properties of limit that helps simplify computations. तो सबसे पहली है linearity. Linearity क्या होगा? Limit of fx plus gx, यानी कि दो फंक्शन की लिमिट हम निकाल रहे हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x टेंड्स टू c
तो उसकी जो लिमिट होगी यानी कि फंक्शन का अप्रोच होगा वो अलग अलग भी सेम ही आएगा। ये लिनियरिटी से पता चलता है हमें, यानी कि ये लिनियरिटी का मतलब यही है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस क्या यहाँ पे है, यानी कि दोनों फंक्शन का एक साथ हम जब वैल्यू निकाल रहे हैं एट पॉइंट सी, वो इक्वल हो रही है दोनों का अलग अलग निकालने के बाद भी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जहाँ यहाँ पे उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे के एक कांस्टेंट ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये दूसरी थोड़ी सी अलग बात है यहाँ पे देखिए। यदि के कोई कांस्टेंट है या फिर कोफिशिएंट कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर है, तो उसके साथ जब लिमिट निकालेंगे या उसको बाहर लेके जब उसकी लिमिट निकालेंगे तो सेम ही आएगा। वेयर के इज ए कांस्टेंट, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है। और दूसरा रूल है, प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट फिर उसका लिमिट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट सी इज इक्वल टू द, अलग अलग उनकी लिमिट निकालने के बाद उनका प्रोडक्ट करना इक्वल ही होगा। ये प्रोडक्ट रूल का था। तीसरा है कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में क्या है देखिए, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू सी, सब में सी ही है, तो यहाँ पे देखिए लिमिट किसकी निकाली जा रही है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, यानी दोनों अलग अलग फंक्शन हैं। हमने फंक्शन के बारे में बताया है, अलग अलग फंक्शन अलग अलग पार्टिकुलर फंक्शन टास्क के लिए होते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शन का जो हम डिवाइड करके लिमिट निकालते हैं वो इक्वल होता है दोनों के अलग अलग लिमिट के। ये सारी बेसिक्स प्रॉपर्टियां आपको हमेशा याद होनी चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी, यहाँ पे देखिए एफ एक्स टू द पावर एन। तो इसका देखिए क्या होगा, इक्वल लिमिट एफ एक्स, मतलब पूरे का लिमिट निकाल के हम पावर करेंगे तो भी इक्वल ही होगा। और लिमिट निकाल के जब, और यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी पावर में जो एन है यानी कि उसका एक्सपोनेंट के साथ हम जब लिमिट निकालें तो भी सेम ही आएगा। तो ये पावर रूल है। तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं, लीनियरिटी, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और पावर रूल, ये हमसे आपको याद होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लिमिट्स की। अब देखते हैं आगे क्या है, कंप्यूटेशनल ऑफ लिमिट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में हमने अभी बेसिक सी नॉलेज लिया था, फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन है और उनके लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस रिक्वायर स्पेसिफिक मेथड्स टू कंप्यूट देयर लिमिट्स, यानी कि जो अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं उनके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं उनकी लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले सबसे कॉमन जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फॉर अ पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स, तो कुछ उनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, द लिमिट इज सिंपली द फंक्शन इवेल्युएटेड एट द पॉइंट। तो उनका लिमिट सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी पॉइंट पे रख के इवेल्युएट कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे किया था इस वाले पार्ट में, हाँ ये वाला, ये देखिए हमने डायरेक्टली वो वैल्यू को रख दिया था उस पे और हमने लिमिट कैलकुलेट कर ली थी। तो वही पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या कहा जा रहा है, लिमिट इज सिंपली द फंक्शन इवेल्युएटेड एट द पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पे इवेल्युएट कर दिया जाए तो वही होगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है 2x² प्लस 4x माइनस 1। ये एक फंक्शन है, यानी कि कोई भी x की वैल्यू पे ये कैलकुलेट करके एक वैल्यू को रिटर्न करेगा या आउटपुट देगा। तो यहाँ पे देखिए जब x 3 को टेंड्स करेगा, यानी कि मान लीजिए 3 के इक्वल होगा, जब असल में 3 के इक्वल नहीं होगा, ये लिमिट की बात कही जा रही है, यानी कि 3 के बहुत बहुत करीब है, तब क्या होगा यहाँ पे देखिए। अब डायरेक्टली हमने यहाँ पे रख दिया क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए सिंपली हम कैलकुलेट कर देते हैं उस पॉइंट पे, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावना नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे x की वैल्यू अब 3 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 4 इंटू थ्री, क्योंकि x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, माइनस 1। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू टू हो जाएगा 18, 18 प्लस ये 12 माइनस 1, टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29। तो ये बहुत सिंपल होता है पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए लिमिट कैलकुलेट करना। अब देखिए रिलेशनल फंक्शंस के लिए कैसे लिमिट कैलकुलेट करते हैं। फॉर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स डिवाइडेड बाई एच एक्स, यानी कोई ऐसा फंक्शन है जो कि दो फंक्शन के रिलेशन में या डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एच एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, we can apply the limit of the numerator and denominator separately। तो हम दोनों का अलग अलग लिमिट निकालेंगे। तो अलग अलग निकालना तो मतलब हमने सीखा ही यहाँ पे, पहले एक का निकालेंगे फिर दूसरे का निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं लिमिट ऑफ रिलेशनल फंक्शंस। इफ लिमिट x टेंड्स टू c, hx इक्वल टू 0, we must check for indeterminate form like 0 by 0 and apply techniques like L'Hospital rule।
तो एल हॉस्पिटल रूल काफी कॉमन, काफी पॉपुलर और काफी इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें हम क्या करते हैं, अभी हम बाद आगे देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको हम क्लेरिफाई कर देते हैं। जैसे हमने देखा था, क्या कहते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा था हमने। हाँ, जब 1/x की जब कंडीशन यहाँ पे बन रही है, और देखिए जब x टेंड्स टू जीरो करेगा, तो इस पे जब हम 1/0 रखेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल काफी यूजफुल होते हैं वैसी कंडीशंस में। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, उसी को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। जो ये 1/0 या 0/0 आ जा रहा था, इन सारी चीजों को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि उनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो ये खाली बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं। तो उनके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल्स लगाएंगे, उनको, उनकी लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही लिमिट फाइंड करने का आता है क्वेश्चन। तो देखिए स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, याद कर लेना चाहिए आपको। देखिए ये देखिए, लिमिट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू वेयर एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको एक्स टेंड्स टू जीरो बोलते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब डायरेक्ट देखिए वन रखे, डायरेक्ट जब जीरो रखेंगे इसमें, देखिए साइन जीरो, हम डायरेक्ट जीरो रख रहे हैं जैसे पोलिनोमियल फंक्शन में करते थे, तब देखिए क्या होता है। तो साइन जीरो यहाँ पे नीचे जीरो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन जीरो की वैल्यू जीरो और यहाँ पे जीरो। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन चुका है। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म की जगह पे हम एल हॉस्पिटल रूल करते हैं यूज। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करके हम इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1। तो ज्यादा इसमें करना नहीं पड़ता, हम इतनी कुछ कॉमन जो होते हैं, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, जैसे लिमिट ट्रिग्नोमेट्री के, उनको हमें याद करना पड़ता है, जैसे साइन एक्स बाई एक्स, टेन एक्स बाई एक्स, कॉज एक्स बाई एक्स, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं, आधी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो इसमें हमने देखा था, क्या देखा था, हाँ, लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हमने देखा था, डायरेक्टली हम लोग इवेल्युएट कर देते हैं किसी फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे, और रिलेशनल फंक्शन में हम लोग अलग अलग करते थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू जीरो जब होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे 1 आ रहा है। क्योंकि जब हम डायरेक्टली करेंगे यहाँ पे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो डायरेक्टली हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x की वैल्यू जीरो रख के यहाँ पे। तो देखिए साइन, यहाँ पे जीरो रखेंगे और यहाँ पे नीचे x की वैल्यू क्या है, जीरो, तो वो भी जीरो रखेंगे। तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, और नीचे भी जीरो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन के आ चुका है। तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा कोई मेथड का यूज करके, और उस मेथड का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। अब देखिए एल हॉस्पिटल रूल में करते क्या हम लोग, एल हॉस्पिटल रूल में हम लोग सारे अलग अलग टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए x है, तो x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे साइन x बाई x है ना, और लिमिट x टेंड्स टू जीरो है। अभी आंसर हमें नहीं पता है, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल हमने लगाया है, तो सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग को अलग अलग करेंगे हम लोग, यानी कि ऊपर देखिए साइन एक्स है, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सिंपल डिफ्रेंशिएशन तो आता ही होगा। तो ऊपर साइन एक्स, डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, नीचे क्या है, नीचे एक्स है, तो डी ऑफ एक्स बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे लिमिट लिखते रहना है ऊपर तक, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। इसके बाद देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स, तो हम यहाँ पे कॉज एक्स लिखेंगे। ये हो गया ऊपर का डिफरेंशिएशन, और नीचे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और ये लिमिट ऐसे ही लिख लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ये हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया है, इसी को एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं।
तो एक बार हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया है। अब इसके बाद जो वैल्यू आई है, अब इसमें अब हम क्या करेंगे, अब एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर से जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और तब तक लगाते रहेंगे जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए, यानी कि डिटरमिनेट फॉर्म ना बन जाए। तो चलिए इसमें अब एक्स की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे cos, और एक्स की जगह पे हम रखेंगे 0 और नीचे 1 है तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और नीचे 1 है, तो ये अब देखिए 1 आ चुका है, यानी कि यहाँ पे इनडिटरमिनेट की फॉर्म नहीं बना है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 1 आ चुका है। तो ऐसे ही 1 आया था यहाँ पे। देखिए क्या स्टेप है, सबसे पहले तो हम डायरेक्टली ये 0 रख के देखेंगे, तो जब 0 रख के देखेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, तो फिर नीचे लिखेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल और इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हर एक टर्म को अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए हमने साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया ऊपर, नीचे एक्स जो था इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉस एक्स आया है और नीचे एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया है 1। अब फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे, तो देखेंगे कैसी सिचुएशन बन रही है, कैसा फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए रियल नंबर बन जा रहा है, तो ये एक डिटरमिनेट फॉर्म है, तो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है जिसकी वैल्यू आ चुकी है 1। तो वही यहाँ पे सेम चीज बात लिखी हुई है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो ऐसे ही 1 आता है। तो वैसे ही दूसरा देखिए क्या यहाँ पे है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, तो इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको वैसे ही करेंगे, पहले एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके जब करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 0, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यूज दिस स्टैंडर्ड लिमिट्स टू सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये कुछ सिंपल स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होते हैं जब कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स को 1 यूज कर सकते हैं जब एक्स की वैल्यू 0 के करीब पहुंच रही होगी तब, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट टाइप है फंक्शन के एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल यानी कि एक्सपोनेंट यानी कि पावर में जो बातें होती हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो उसकी लिमिट देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट क्या होता है, 1 होता है। और लॉगरिथमिक फंक्शन का देखिए यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ln x, तो इसका क्या वैल्यू है, 1 है, 0 है जब x की वैल्यू 1 होगी तब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी होता क्या है देखते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी ये बताता है कि कोई फंक्शन एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ग्राफ से ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे हम लोग, तो एक ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5। एक बहुत सिंपल फंक्शन लेते हैं हम लोग, अ, चलिए एक बहुत ही सिंपल एक फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x, जहाँ y एक फंक्शन है। तो x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू डबल हो जाएगी, जैसे x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब ये x की वैल्यू 2 है, अब इस पे y की वैल्यू 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू 0 पे क्या होगा, x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा आपको, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, जो लाइन गई है, तो इसी को हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, यानी कि हर एक पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस है, तो यही कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है। तो कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट का मतलब क्या हुआ, तो कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं, यानी किसी स्पेसिफिक पॉइंट में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट का मतलब होता है। तो किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा फंक्शन, ये कुछ कंडीशंस हैं जो इस प्रकार है, यहाँ पे देखिए 3 कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहली कंडीशन है एफ सी इज डिफाइंड, तो एफ सी क्या है, सी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे चेक किया जा रहा है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। यदि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ, सी जो पॉइंट है उस पे, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा।
तो सी क्या है? सी इज द डोमेन ऑफ एफ एक्स। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, कोई भी फंक्शंस होते हैं उनके कुछ स्कोप होते हैं, उसके अंदर ही वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जो सी है उस फंक्शन के डोमेन के अंदर ही है। तो जब उसके अंदर है तो वो जब डिफाइन हो रही है, यानी कि कोई वैल्यू उसका आ रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूस है। पहली ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स एग्जिस्ट। यानी कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए एक्स टेंड्स टू सी पे, उस फंक्शन की। तो ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। यानी कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू और जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी उस फंक्शन पे, वो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी कोई फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट सी। तो ये सारी तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2x फंक्शन था, ये देखिए इस वाले केस में ये कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। मान लीजिए हम लोग c की वैल्यू 5 ले लेते हैं। जब c की वैल्यू 5 होगी तो f ऑफ c क्या होगा? f ऑफ 5 मतलब जब x इस फंक्शन में 5 जाएगा तो वैल्यू आ रही है 10। ये एक डिफाइन वैल्यू है, तो ये पहली कंडीशन हो गई ट्रू। अब दूसरी कंडीशन क्या है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स एग्जिस्ट। यानी कि अब लिमिट की बात हो रही है यहाँ पे। लिमिट जब x c को अप्रोच करेगा, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जब c को अप्रोच कर रहा है x और इसी फंक्शन में, तो अब क्या वैल्यू आएगी? तब भी वैल्यू आएगी 10। यहाँ पे देखिए तब भी 10 ही आ रही है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल है एक दूसरे के। तो ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, तो मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। किसी एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमने लिया था? 5 लिया था। यानी कि ये 2x वाला फंक्शन 5 जो पॉइंट है उस पर कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स चलिए देख लेते हैं। इसे इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। The function fx equal to x square is continuous at all points because it satisfies the three condition of the continuity. तो यहाँ पे फंक्शन एग्जांपल है x fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जो कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कैसे फुलफिल कर रहा है। तो c मान लीजिए एक पॉइंट हम c ले लेते हैं, फिर से 5 ही ले लेते हैं, चलिए 6 ले लेते हैं, इस बार 3 ले लेते हैं। चलिए c की वैल्यू हमने 3 ले लिया। अब पहली कंडीशन क्या है? एफ सी इज डिफाइंड। तो एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ 3 डिफाइन हो रहा है कि नहीं। तो इस फंक्शन में 3 हम इनपुट करेंगे तो इसका स्क्वायर होकर हमारे पास आ जाएगा 9। तो 9 एक डिफाइंड वैल्यू है, तो ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब दूसरा देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ सी। तो वही सेम चीज को हम लोग लिमिट के साथ कर रहे हैं, एक्स टेंड्स टू सी। तो सी क्या है? 3 है, और यह है 2x। 2x नहीं, एक्स स्क्वायर है। तो इसमें भी जब हम 3 की वैल्यू एक्स एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 9 आ रहा है और ये भी 9 आ रहा है, और दोनों इक्वल भी हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों कंडीशन ट्रू हो जा रही है, जो कि एक दूसरे से कुछ मिलती ही जुलती है। तो ये फंक्शन इसलिए कॉन्टिन्यूस है ऑल पॉइंट्स पे, बिकॉज इट सेटिस्फाई द थ्री कंडीशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। ये 3 कंडीशन है। दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ अ डिसकंटिन्यूड फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में हमने देखा है कि नहीं? अभी नहीं देखा है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वो होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, उससे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखिए सिंपल सा एग्जांपल लिया गया है। The function f x equal to 1 by x is not continuous at x is equal to 0 because it is undefined at x equal to 0। तो हमने शुरुआत में ही इसके बारे में इसका एग्जांपल देखा था 1 by x वाला, जो कि एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, यानी कि कोई भी नंबर देंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देगा। तो ये कैसे डिसकंटिन्यूट है वो देखिए, ग्राफ से बताते हैं हम आपको कैसे डिसकंटिन्यूट होगा ये। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? 1 बाई एक्स कर दे रहा है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो x की वैल्यू जब 1 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 आएगी। आएगी ना? आएगी। जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा बड़ी होगी, 1 से बढ़ेगी, मान लीजिए 2 हो जाएगी, तो y की वैल्यू आएगी 0.5। तो x की वैल्यू जब 2 कर रहे हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ रही है 0.5, यानी कि इधर आ रही है।
नीचे आ रही है। वैसे ही एक्स की वैल्यू जितनी बढ़ेगी वाई की वैल्यू उतनी ही घटती जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 पे यहाँ पे कुछ आएगा, नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। लेकिन जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी? देखिए एक्स की वैल्यू जब जीरो कर दे रहे हैं तो वाई की वैल्यू अनडिफाइन हो जा रही है, यानी कि एक्स की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो वहां पे वाई की वैल्यू, वहां पे ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, उसे हम ऐसे नहीं बना सकते। अब देखिए माइनस में चला जाएगा जब, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब -1 हो जाएगी तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 यहाँ पे इधर आएगा, और वाई की वैल्यू -1 यहाँ पे आएगा, तो कुछ पॉइंट ऐसे यहाँ पे दिखेगा। वैसे ही एक्स की वैल्यू जब -2 हो जाएगी तो -0.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ। तो कुछ ऐसा फंक्शन ग्राफ देखने को मिलेगा इसका, ऐसे। ऐसे तो देखिए ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, देख सकते हैं एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ये एक बेसिक सा एग्जांपल है 1/x वाला। इज नॉट ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, यानी कि x की वैल्यू जब जीरो होगी तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि ये अनडिफाइन होगा x इक्वल टू जीरो पे। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी और एन इंटरवल। तो अभी तक हमने एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे, ये थ्री कंडीशन चेक करके। अब हम देखना है कि किसी इंटरवल पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो इंटरवल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं 1 से लेके 5 तक ये सारे पॉइंट्स के कंटिन्यूटी चेक करना, यानी कि एक इंटरवल कहलाएगा ये। यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये एक इंटरवल कहलाएगा। तो कंटिन्यूटी एंड इंटरवल क्या होता है? अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ओवर एन इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल। यानी कि कोई फंक्शन इस इंटरवल में तब कंटिन्यूअस होगा जब सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा। यानी कि हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमने चेक करना सीख लिया है, कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे पॉइंट्स यानी कि 1 2 3 4 इसमें जो जो आ रहा है 1 2 3 4 और 5, ये सारे पॉइंट्स पे जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल की बात क्या है यहाँ पे, और ओपन इंटरवल क्या मतलब है, चलिए उसको समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या बात है यहाँ पे। Continuous on closed interval. The function is continuous at all points in the interval including the end points. यानी कि ये इंटरवल जो था हमारा 1,5, इसके एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इसके एंड पॉइंट्स है 1 और ये 5, यानी कि 1 2 3 4 और ये 4 है और ये 5। ये सारे नंबर्स इस इंटरवल में आ रहे हैं, यानी कि ये सारे पॉइंट्स हैं इस इंटरवल में। तो जो फंक्शन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इंटरवल इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, यानी कि जो फंक्शन इस इंटरवल के इंक्लूडिंग जो पॉइंट्स है उस पे भी कॉन्टिन्यूअस हुआ तो उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल कहलाएगा, और क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इस वाले ब्रैकेट्स। अब दूसरा देखिए कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल। इसमें क्या है, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स विद इन द इंटरवल बट नॉट नेसेसरली एट द एंड पॉइंट्स। तो इसमें देखिए क्या होता है, ऐसे इसको डिनोट करते हैं हम। तो इस वाली सिचुएशन में ये जो इंटरवल है इसमें 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं होता है, नॉट नेसेसरली एट द एंड पॉइंट, यानी कि इसमें फंक्शन 2 3 और 4 इन सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 1 और 5 पे हो, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस ऑन एन ओपन इंटरवल। तो ये है ओपन और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो काफी सिंपल और इजी थ्योरम है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसको आईवीटी बोलते हैं, स्टेट्स दैट इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस on closed interval AB and n is any value between fa and fb,
then there exists at least one point C in the interval AB such that FC equal to N। तो ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ये जो एग्जाम्पल गिवन है उसको लेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं एक फंक्शन है, वही सिंपल सा एग्जाम्पल जो फंक्शन अब तक लेते आ रहे हैं वही ले रहे हैं। एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x है और इसका इंटरवल है, यानी कि इस इंटरवल में ये क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस है। मान लीजिए 1,5, यानी कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हमने इतना मान लिया है। तब ये बात, ये फंक्शन, ये थ्योरम क्या कहता है, द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, क्या आएगा इस फंक्शन में रखेंगे तो आएगा 2 और एफ ऑफ 5, यानी कि जो एंड पॉइंट्स है ये पाँच पाँच है ना, जब इस फंक्शन के अंदर करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस फंक्शन की वैल्यूज के नंबर्स हैं, यानी कि 2 से लेके 10, 2 से लेके 10 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उसमें से कोई एक नंबर आप ऐसे रैंडमली चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 ले लिया, तो 5 इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो 5 के लिए एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, एफ ऑफ सी, ऐसा सी एक जरूर होगा जिसकी वैल्यू 5 आएगी। तो यही फंक्शन सिंपल बात कर रहा है, स्टेट दैट इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल हमने लिया है 1,5, एंड एन इज एनी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। तो एफ ए हमारा 2 था, एफ बी हमारा 10 था, तो 2 और 10 के बीच में कोई एक वैल्यू n है, यानी कि हमने 5 ले लिया है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन द इंटरवल, और तो इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि जिसकी वैल्यू क्या कहते हैं, इस 5 के इक्वल होगी, यानी किसी भी इस नंबर के बीच में इक्वल होगी जब हम फंक्शन में डालेंगे तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। चलिए एग्जांपल जो यहाँ पे गिवन है उससे समझते हैं अब। सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन एक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो ये एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इस ये कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में, इंटरवल यहाँ पे 1,3 है, इसमें इंटरवल है ये दिया हुआ है। तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, एफ ऑफ 1 यानी कि इस फंक्शन में जब हम 1 रख रहे हैं, देखिए एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -3। वैसे ही एफ ऑफ 3 क्या होगा, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम जब x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो 27 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 आया हमारे पास -3, एफ ऑफ 3 आया है 15। यहाँ पे 24 कैसे आ गया, एफ ऑफ 3 रखेंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, तो 27 माइनस 12 हो जाएगा हमारा 15। यही सही होगा, ये गलत यहाँ पे हो गया। तो हमारा देखिए यहाँ पे आया है -3 से लेके 15, ये हमारी वैल्यू आई है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कही जा रही है, सिंस जीरो इज बिटवीन, तो इन दोनों के बीच में एक जीरो नंबर है, जीरो भी आएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 लेकर 14 सब आएंगे इसके बीच में। तो कोई भी नंबर हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए जीरो ही ले लिया, इसके बीच में ही आ रहा है, तो जीरो के लिए एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जिसकी वैल्यू जीरो आएगी, वही फंक्शन ये कह रहा है। देखिए देर एग्जिस्ट एट पॉइंट सी बिलोंग्स टू इस जो इंटरवल है 1,3 सच दैट एफ सी इक्वल टू जीरो, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो सिंपल सी बात है इसकी कि कोई एक सी ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू होगी एन। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखा था कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं। तो चलिए इसे पहले इरेज कर लेते हैं।
तो डिसकंटिन्यूअस के बारे में हमने अभी बताया, जिस पॉइंट पे जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा उसे हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। तो कुछ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला है जंप डिसकंटिन्यूटी। तो जंप डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं, देखिए। दिस occurs when the left hand limit and right hand limit exist but are not equal। बारे में नहीं बताया, चलिए उसे बता देते हैं पहले। सिंपल सा एग्जांपल फिर से लेंगे, वही 2x वाला। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक फंक्शन f(x) इक्वल टू है 2x, और एक नंबर लाइन भी ले लेते हैं, यानी कि x टेंड्स टू, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यानी कि x 2 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 2 के बहुत करीब है लेकिन इक्वल नहीं है। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे नंबर लाइन 0, यहाँ पे -1, इधर 1, और इधर ये 2 है। तो x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है लेकिन 2 के बहुत करीब है। तो 2 के करीब देखिए कैसे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है या तो इधर हो सकता है, यानी कि 1.9 हो सकता है या फिर 2.1। ये दोनों 2 के अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 2 के करीब है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1.9 है। तो लेफ्ट हैंड साइड 1.9 है, तो जब 1.9 जब रखते हैं इस फंक्शन के अंदर, तो ये रिटर्न करेगा क्या, 3.8। और जब राइट हैंड साइड वाली लिमिट वाली वैल्यू को रखते हैं यानी 2.1 को, तो ये रिटर्न करेगा 4.2। तो जंप डिसकंटिन्यूटी क्या करती है, जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, देख लीजिए यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, यहाँ पे 3.8 4.2 दोनों आ रही है, लेकिन आर नॉट इक्वल। तो देखिए दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे और इसको राइट हैंड लिमिट। यानी कि लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू को जब हम इनपुट करेंगे तो उससे उससे जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड वाली जो पॉइंट को रखेंगे तो उससे जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो दोनों एग्जिस्ट कर रही है लेकिन नॉट इक्वल जब होंगे तो उससे हम बोलेंगे जंप डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसके उसके बीच में कंटिन्यूअस नहीं है, इधर कंटिन्यूअस है इधर कंटिन्यूअस है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज हैं उनमें कंटिन्यूअस नहीं है। दूसरा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। This occurs when the function approach infinity or negative infinity as x approaches at a point। यानी कि किसी फंक्शन में x जब किसी पॉइंट को अप्रोच करता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के लिए 1/x। तीसरी टाइप है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दिस अकर्स व्हेन द लिमिट्स एग्जिस्ट एट अ पॉइंट। मतलब ये डिसकंटिन्यूटी तब अगर होती है जब लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पे, बट फंक्शन इज आइदर नॉट डिफाइंड। लेकिन फंक्शन नॉट डिफाइन हो सकता है, आइदर नॉट डिफाइंड एट द पॉइंट और द फंक्शन वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द लिमिट, या फिर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी किसी लिमिट से, तब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन। तो ये एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो क्या होता है, ये होता है 0/0 हो जा रहा है, 0/0 हो जा रहा है, अनडिफाइन हो जा रहा है। तो ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे -1 है, इसको -1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये x-1 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x+1, और x-1 ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे हमारा x-1 पहले से ही है, x-1। तो x-1 से x-1 कट गया, तो यहाँ पे देखिए x+1 बचा, और x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, दिस अकर्स द लिमिट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट द फंक्शन इज आइदर नॉट डिफाइंड एट द पॉइंट और द फंक्शन वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द लिमिट। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो जा रही है अलग लिमिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए इसे 2 आ जा रहा है, और ऐसे अनडिफाइन हो जा रहा था x की वैल्यू जब 0 थी। तो यही रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यदि आपको कुछ और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है इस चैप्टर का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि एमजीकेओपी यूनिवर्सिटी में आया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।